हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अनुराधा चौहान जी की लिखी हुई पारिवारिक कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। और अपने कमरे में चला गया। कुमुद, बेटा तुम्हें समझ आया हो या नहीं, पर कुंदन जी तुम्हें ताना मारकर गए हैं कि तुम भी बहू होकर मिसेस दीक्षित के साथ वही कर रही हो जो हमारी बहुएं करती है। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, कल सुबह होते ही अपने घर चले जाएंगे। मोम, ये आप क्या कह रही हो? डैड, समझाइए ना मोम को। कुमुद, दमयंती ठीक ही तो कह रही है। वैसे भी तुम्हें पता ही है कि तुम्हारी भाभीियों में इतनी हिम्मत कहाँ तुम्हारी माँ को कुछ कह सके। आप लोग कुंदन की बात से नाराज हो? नहीं कुमुद, हम अपने घर में जाकर रहे तो तुम्हारे भाइयों की मनमानी कम होगी और तुम दोनों में भी ये छुटपुट विवाद खत्म हो जाएंगे। फिर संस्कार वो किसके पास रहेगा? मैं ऑफिस कैसे जाऊंगी? वो सब डिसीजन अब तुम दोनों को लेना है। कुंदन जी की माँ के पास छोड़ना, ये डे केयर में। हम अपने बेटों की नहीं सुनते। तुम्हारे प्यार के कारण कुंदन के ताने सहन कर जाते थे, पर अब बस बेटा, हमें अब जाने दो। हम अब और नहीं रुक सकते। कुंदन जाग रहा था। सास ससुर ने जाने का फैसला कर लिया तो खुशी से नाचने का मन करने लगा, पर बना बनाया खेल न बिगड़ जाए, इसीलिए चुपचाप सोने का नाटक करता रहा। सुबह तुलसी पर दीपक रखते समय विनीता के मुख पर असीम शांति दिखाई दे रही थी। बेटा पास नहीं, फिर भी उसका प्यार साथ है, इतनी सी बात से उन्हें मुस्कुराने की वजह दे दी। गुड मॉर्निंग आंटी जी, तनीषा ने आवाज लगाई। अरे तनीषा, आज इतनी सुबह सुबह? आंटी, आज से नौकरी शुरू और आराम खत्म। अब तो रोज इसी समय उठना पड़ेगा। घर के काम के साथ साथ हम दोनों के टिफिन बनाने होंगे। अच्छा आंटी, शाम को मिलते हैं। हाँ जरूर बेटा, तुमसे बहुत कुछ शेयर करना है, मैं इंतजार करूंगी। विनीता ने भूली हुई सरगम को सुर देने के लिए एक अच्छी क्लास में एडमिशन ले लिया। ये क्लास विशाल ने पता की थी। एक महीने में ही फिर से सभी सुर और राग रागनियां विनीता जी की पकड़ में आ गए। अब उनके घर में सुर के साथ वीणा की मधुर झनकार भी सुनाई देती थी। विनीता के इस नए सफर के सहायक थे तनीषा, अरुण, विशाल, कुंदन और सरिता जी। मीना जी सभी ने अपने जानकारों में उनकी क्लासेज का प्रसार शुरू कर दिया। कुछ बच्चे सीखने आने लगे थे। मिसेस दीक्षित अब दुखी और मायूस नहीं, बल्कि हमेशा एक ऊर्जा से भरी दिखाई देने लगी। कुंदन अभी साथ नहीं था, पर उसका सहयोग उनके लिए एक नया सवेरा ले आया। आंटी, मुझे और अरुण को आपको यूं मुस्कुराते हुए देखकर बहुत अच्छा लगता है। सच, कितना हुनर छुपा है आपके अंदर। सबकी खुशियों का ख्याल रखने में आपने कभी खुद को पहचाना ही नहीं। तनीषा, इसके लिए तो मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। तुम न आती तो मैं यूं ही घुट घुट कर मरती रहती। तुमने और अरुण ने मेरी जिंदगी में आकर पहले तो मेरा अकेलापन दूर कर दिया, अब मुझे मेरी पहचान याद दिलाई। तुम्हारे शुभ कदम पड़ते ही मेरे बेटे ने अपनी गलती मानकर मुझे गले से लगा लिया। आंटी, ये मेरे कारण नहीं बल्कि आपकी अंदर की अच्छाइयों के कारण हुआ है। देखना, जल्दी ही आपकी बहू भी लौट आएगी और आपकी खुशियां पूरी हो जाएगी। विनीता को अब छोटी छोटी जरूरतों के लिए कुंदन के पैसों की जरूरत नहीं थी, तो उसने कुंदन को पैसे भेजने से मना कर दिया। कुमुद ने कुंदन के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा रखा था, ताकि पता चलता रहे कब सैलरी आई है और कितने विनीता को ट्रांसफर हुए। कुंदन, ये क्या, आपने 2 महीने से मोमजी को पैसे नहीं भेजे? उनका खर्च कैसे चल रहा होगा? आपने इस बारे में कुछ सोचा? अरे, तुम्हें इससे क्या मतलब? जब तुमने उन्हें छोड़ दिया है तो उनको पैसे भेजने का दिखावा क्यों करना? ये तुम क्या कह रहे हो? कुमुद आश्चर्य से बोली। हाँ, अब ये बेकार की बातें छोड़ो कुमुद। सुनो, मेरी 3 दिन की छुट्टी है। तुम्हारी मायके जाकर संस्कार को जाकर ले आते हैं। उसके बिना घर बहुत सूना लगता है। हाँ कुंदन, मुझे तो रातों की नींद नहीं आती। संस्कार के बिना हम कुछ नहीं, है ना? क्यों इतना मत सोचा करो कुमुद। वैसे भी बड़ा होकर वो कौन सा हमारे साथ रहेगा।
जैसा हमने किया है। एक दिन वैसे ही कल वो भी हमें छोड़कर अपना अलग घर बना लेगा। ये एक जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। इसके लिए अभी से खुद को मजबूत कर लो कुमुद, वरना मेरी माँ की तरह रोना पड़ेगा। कुंदन बड़ी सहजता से सही मौके पर सही चोट कर देता था, जो सीधे कुमुद के मन को चुभ जाती थी। रास्ते भर कुमुद चुप थी। क्या हुआ कुमुद? अरे यार, अभी तो संस्कार सिर्फ 2 साल का है। तुम इतना उदास मत हो। तुम्हारा बेटा अभी बहुत छोटा है, इतनी जल्दी अपनी मोम को नहीं छोड़ेगा। और फिर जब उसकी माँ तुम्हारी जैसी प्यार करने वाली हो तब तो बिल्कुल नहीं। कुंदन, मैं जॉब छोड़ दूँ, मैं संस्कार को अपने पास रखकर इतना प्यार दूंगी कि वो कभी भी मुझसे दूर होने के बारे में नहीं सोचेगा। सब कहने की बातें हैं कुमुद। मेरी माँ ने मुझे कभी भी किसी बात की कमी नहीं होने दी। वो मेरी एक-एक फरमाइश को पूरा करने में लगी रहती। पापा गुस्से होते तो मेरी ढाल बन जाती, बीमार हो जाता तो आंखों में आंसू लेकर रात-रात भर जागती थी, पर मैंने उन्हें छोड़ दिया ना। किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे प्यार के लिए। भगवान ना करे संस्कार को ऐसी कोई मजबूरी का सामना करना पड़े। बस करो कुंदन, क्यों मेरे मन का डर बढ़ा रहे हो? घर आ गया था। कुमुद उतरकर अंदर जाने लगी तो देखा कुंदन गाड़ी में ही बैठा है। अंदर नहीं आओगे? नहीं, बेकार में देरी होगी। तुम जल्दी से संस्कार को ले आओ। मैं घर पर जाकर उसके साथ खेलना चाहता हूँ। ओके? कुमुद चली गई। कुमुद, देखना, वो दिन दूर नहीं जब तुम खुद मेरी माँ की तकलीफ समझने लगोगी। तुम्हारे अंदर यह एहसास जगाना है कि बच्चों के बिना माता-पिता की जिंदगी कितनी कष्टकारी होती है। कुमुद संस्कार को लेकर आ रही थी और साथ में कुमुद की माँ और भाभियाँ थीं। सबने कुंदन से बहुत आग्रह किया कि घर के अंदर चले। नहीं मोम, अभी माफ कर दीजिए। पूरे 5 दिन हमने संस्कार के बगैर बिताए हैं। अब एक पल भी नहीं, घर जाकर उसके साथ समय बिताना चाहता हूँ। छोड़ने आएंगे तब जरूर आएंगे। दोनों लौट आए। 3 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। सोमवार से फिर ऑफिस जाना पड़ेगा तो कुंदन संस्कार का बैग पैक करने लगा। कुंदन, कुछ बात करनी थी। बोलो कुमुद। क्या मोम जी संस्कार को संभालेंगी? क्या? फिर से कहना। हम संस्कार को मोम जी के पास छोड़े तो? तुम्हारा घर तो ऑफिस के रास्ते में ही है। हम संस्कार को रोज शाम को वापस लेते आया करेंगे। हमें फिर यूं 5 दिन दूर नहीं रहना पड़ेगा। बात तो तुम्हारी सही है, पर क्या वो मना कर देगी? नहीं माँ, मना तो नहीं करेगी, पर फिर भी बात कर लेना ठीक होगा। तुम बात करोगी? मेरी तो हिम्मत नहीं है। कहीं ये ना कहे कि अपने बेटे के लिए माँ की याद आई। ऐसा कुछ नहीं होगा कुंदन, आप बात तो करो। मना करती है तो फिर मोम के यहाँ ही जाना पड़ेगा। संस्कार को डे केयर में तो नहीं छोड़ूंगी। फिर भले ही मुझे नौकरी छोड़नी पड़े तो छोड़ दूंगी। नहीं, नौकरी मत छोड़ना, मैं ही बात करता हूँ। कुंदन माँ को फोन करके बता देता है। हेलो माँ, कैसी हो? माँ, आपकी मदद चाहिए। मैं ठीक हूँ, पर मदद कैसी? सब ठीक है ना कुंदन? कुमुद और संस्कार ठीक है? सब ठीक है माँ, बस इतना पूछना था कि हम लोग कल से संस्कार को आपके पास छोड़कर जा सकते हैं? कुमुद के डैड का घर बहुत दूर है तो मजबूरी में उसे 5 दिन हमारे बिना रहना पड़ता है। ये भी कोई पूछने की जरूरत है कुंदन? मैं तो उसे सीने से लगाने के लिए बेताब हूँ। जरा सा था जब उसे देखा था। वो तो मेरा वंश है, मेरी जान है। तुम उसे मेरे पास छोड़ोगे तो मुझे बेहद खुशी होगी कुंदन। थैंक यू माँ, हम संस्कार को अब रोज सुबह शाम आपके पास छोड़कर जाएंगे। क्या हुआ, मोम जी ने हाँ कर दी? कुमुद ने अंदर आते हुए पूछा। हाँ माँ बोली, उन्हें खुशी होगी। तो ठीक है, फिर ये सारा सामान मोम के यहाँ ही छोड़ देते हैं। क्या रोज रोज इधर से उधर करेंगे? आप माँ के अकाउंट में पैसे भेज दीजिए ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। और हाँ, आप वहाँ जाकर संस्कार के लिए एक अच्छा सा रूम तैयार करवा दीजिए। उसकी कोई जरूरत नहीं। माँ के पास संस्कार को किसी चीज की कमी नहीं होगी कुमुद। बस संस्कार उनके साथ जल्दी से घुल मिल जाए। वो तो है, सब ठीक हो जाएगा। चलिए अब सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, तभी तो हम इसे माँ के पास छोड़ पाएंगे। कुमुद सोने चली गई। कुमुद, बस कुछ दिन और, फिर तुम खुद माँ के संग रहने की जिद करोगी। कुंदन विनीता की सीख याद कर मुस्कुराया। विनीता कुंदन से बात करके झूम उठी।
कल मेरा पोता मेरे पास रहने आ रहा है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। खुशी के मारे मिस्टर दीक्षित की फोटो से बात करने लगी। आप भी बहुत खुश होंगे ना मिस्टर दीक्षित? अब सब ठीक हो जाएगा। आपकी कमी बहुत अखरती है मिस्टर दीक्षित। संस्कार मेरा पोता, खुशी से झूम उठी विनीता। धीरे धीरे होले होले खुशियां दस्तक देती बोले, बीत रही है गम की रातें, भूल जा सारी बीती बातें। विनीता खुशी से कुछ पंक्तियां गुनगुना रही थी, तभी पीछे से तनिषा ने आकर गले में बाहें डाल दी और पूछने लगी, वाह आंटी, बहुत प्यारा गीत गा रही हो। आज बहुत खुश लग रही हैं। क्या हुआ बताइए ना। तनिषा, कल से कुंदन संस्कार को मेरे पास छोड़कर ऑफिस जाएंगे। सच तनिषा, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। समझ सकती हूँ आंटी। ये वाकई बहुत खुशी की बात है, पर आंटी, कुमुद भाभी मान गई या? अरे ये कुमुद की ही मर्जी है। इसका भी कारण बताती हूँ। जब पहली बार कुंदन आया था तो बता रहा था कि उसके सास ससुर साथ रहते हैं, इस कारण उन दोनों में खटपट हो जाती थी। फिर वो लोग वापस अपने घर चले गए और कुमुद के सामने संस्कार को संभालने की समस्या आ गई। वो उसे डे केयर में छोड़ना नहीं चाहती थी। फिर तय हुआ कि वो मॉम डैड के पास संस्कार को छोड़कर ऑफिस जाएंगे। फिर फिर क्या हुआ? उन्होंने मना कर दिया? अरे नहीं, दरअसल दूसरी समस्या बन गई। उनका घर कुंदन के घर से 2 घंटा और ऑफिस से 1 घंटा आने-जाने में लगता है। दोनों इतने थक जाते कि फिर इतनी दूर आना-जाना मुश्किल होता था। मजबूरी में संस्कार को 5 दिन माता-पिता के बिन रहना पड़ता था। कुछ दिन तो ऐसा ही चलता रहा, फिर कुमुद ने बेचैन होकर यह फैसला लिया। ओह! अच्छा, अब समझी। ये इच्छा नहीं, उन्हें मजबूरी में आपकी याद आई है। कुछ भी हो तनिषा, एक कदम कुमुद ने इस ओर बढ़ाया है तो मैं उसके इस कदम का स्वागत करती हूँ। अगर मैं भी हठ करूँगी तो ये बिखरा परिवार कभी पूरा नहीं होगा। आंटी, आप सच में बहुत अच्छी है। आपसे रोज एक नई सीख सीखने को मिलती है। अब आपकी क्लास का क्या होगा? शाम 5 से 6 1 घंटे कर लूँगी। सीखने वाले बच्चे अभी छोटे हैं तो रात करना अभी गलत होगा। कल तुम कुछ खिलौने ले आना, वो कोमल से आते हैं। वो वाले खिलौने लेकर आना, संस्कार को चुभे नहीं, वो अभी छोटा है। समझ गई आंटी, मैं ले आऊंगी। आपको कुछ याद आए तो बता देना। मैं भी संस्कार से मिलने को उत्सुक हूँ, तो जल्दी ही आ जाऊंगी। विनीता की आंखों से नींद गायब थी। उफ, ये रात भी बीत नहीं रही, जाने कब सवेरा होगा। कुमुद, जल्दी से संस्कार को तैयार करो। उफ, आज ही आंख देर से खुलनी थी। कुंदन मन ही मन बड़बड़ा रहा था। सब समय से हो गया कुंदन, अब चलिए। संस्कार आज कहाँ जा रहा है बेटा? कुंदन की बात पर संस्कार तोतली भाषा में बोला, नानू ते घर। नहीं मेरा राजा बेटा, आज अपनी दादी के पास जा रहा है। कुंदन, ये वहां रह तो लेगा? क्यों? ऐसे क्यों पूछ रही हो? इसने माँ को कभी देखा नहीं, बस इसीलिए। ये बेकार की बातें सोचना छोड़ दो। जिसके घर कोई संभालने वाला नहीं होता, वे डे केयर में छोड़ते हैं ना। और फिर 1 साल बाद यह स्कूल जाएगा, तब भी नए लोगों के साथ समय बिताएगा ना। हाँ, तुम सही कह रही हो, चिंता मत करो कुमुद। माँ तो अपनी है, देखना हमारे बेटे को झट से अपना लेगी। लो, घर भी आ गया। चलो इसे छोड़कर आते हैं। नहीं कुंदन, आप ही ले जाइए। ये रोएगा तो मुझसे देखा नहीं जाएगा। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं अभी आया। गाड़ी की आवाज सुनकर विनीता दौड़ी चली आई। लगता है कुंदन आ गया। लीजिए माँ, इसे संभालिए। संस्कार को सौंपते हुए कुंदन बोला तो संस्कार रोने लगा। विनीता ने तुरंत प्यार भरी मीठी मीठी बातें करके उसे बहलाना शुरू कर दिया और इसी बीच कुंदन वहां से निकल गया। क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ा रोया पर माँ ने संभाल लिया। थैंक गॉड। कुमुद ने राहत की सांस ली। संस्कार के साथ विनीता का दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। शाम को संगीत क्लास में भी बच्चों को संगीत सीखते देख कौतूहल से देखता रहा। संस्कार को 1-2 दिन में ही विनीता से अपनापन महसूस होने लगा। अब तो उसे दादी के पास जाने की जल्दी होने लगी। "चलो ना मम्मा, दादी ते पास देर हो रही है।" कुंदन, देखो इसे, नानी के पास जाने की कभी जिद नहीं करता था।
आज तुझे नानू के घर छोड़कर आते हैं। नहीं, नानू ते घर नहीं, दादी ते पात। संस्कार रोने लगा तो कुमुद उसे चुप कराने लगी। अच्छा बाबा सॉरी, चलो दादी के पास। गाड़ी में बैठ संस्कार सरगम के कुछ शब्द तोतली भाषा में गुनगुनाने लगा तो कुमुद को बड़ा आश्चर्य हुआ। कुंदन कुछ सुना, इसे देखो। साले दामा गाते संस्कार बड़े ही मगन था। लगता है माँ के साथ रहकर यह एक दिन गायक बन जाएगा। कुंदन मन में यह सोचकर मुस्कुरा दिया। टीवी पर देखा होगा इसने, तो बस याद आ गई होगी कुमुद। लेकिन गा सुर में रहा है। थोड़ा बड़ा हो जाए फिर हम इसे अच्छी संगीत क्लास में एडमिशन दिलाएंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है कुमुद, माँ है ना, वो सब सिखा देगी। क्या कुछ भी बोलते हो? कुमुद ने मुंह टेढ़ा किया। अरे बाबा सच्ची, तुम मेरी माँ को जानती ही कितना हो। कुमुद उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। लो घर आ गया। आज तो चलोगी अंदर या आज भी बाहर से लौटने का इरादा है? कुमुद ने कुछ पल सोचा। चलो, वो भी गाड़ी से बाहर निकल आई। दोनों लॉन में प्रवेश करने लगे। कुंदन यहाँ तो गैरेज था, पापा की कार खड़ी रहती थी। ये बोर्ड, संस्कार संगीत, यह सब देख लिया आपने? कुछ दिन पैसे नहीं भेजे तो मोम जी को यह जगह किराए पर देनी पड़ी। कुमुद, कभी कभी मैं तुम्हें समझ नहीं पाता। कभी तो माँ के खर्चे की चिंता करने लगती हो और कभी उन पर गुस्सा, पर कभी उनसे मिलने का मन नहीं बनाती। तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है। विनीता ने संस्कार के लिए घर में ढेर सारे खिलौने जगह जगह रख रखे थे। संस्कार अंदर पहुंचते ही अपने खिलौनों में उलझ गया। कुमुद बहुत दिनों बाद में घर में लौटी थी तो विनीता ने उसे दरवाजे पर रोक लिया। रुको कुमुद, क्या हुआ माँ? कुंदन ने चौंक कर पूछा। तब तक विनीता अंदर चली गई थी। कुमुद को इस तरह रोकना अच्छा नहीं लगा। मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार करती हूँ, वो जाने के लिए मुड़ी। अरे रुको कुमुद, कहाँ जा रही हो? मैं तो आरती की थाली लेने गई थी। आओ आ जाओ। विनीता ने कुमुद की आरती उतारी। कुमुद, हमारे यहाँ जब बहू पहली बार बच्चे को लेकर घर में आती है तो उसका ऐसे ही स्वागत करते हैं। कुमुद कुछ कह नहीं पाई, बस विनीता के पैर छूकर चुपचाप बैठ गई। इस बीच संस्कार बस खेल में मगन रहा। थोड़ी देर में चाय पीकर दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। कैसी हो आंटी जी? संस्कार आ गया? तनिषा ने अंदर आते हुए पूछा। तनिषा को देखकर संस्कार उसके पास दौड़कर आ गया। अरे इस समय क्या हुआ, ऑफिस नहीं गई? वो आंटी, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। अरुण भी नहीं गए, हम डॉक्टर के पास जाने वाले हैं। क्यों, क्या हुआ? तनिषा के माथे को छूकर देखते हुए विनीता ने पूछा। क्या हुआ होगा मिसेस दीक्षित, कोई खुशखबरी ही होगी। क्यों तनिषा? मीना जी ने अंदर आते हुए कहा। मीना जी सबके ऑफिस जाने के बाद घर पर अकेली रहती तो वो अक्सर विनीता के साथ समय व्यतीत करने आ जाती। मीना जी की बात सुनकर तनिषा शर्मा गई। तनिषा? विनीता ने तनिषा की ओर देखा तो उसने हाँ में गर्दन हिलाई। अरे वाह, मैं मिठाई लेकर आती हूँ। विनीता ने खुश होकर सबको मिठाई खिलाई। मीना जी, आप कैसे समझ गई कि कोई खुशखबरी होगी? मिसेस दीक्षित, मेरा तो आपको पता ही है। सर्दियों में अक्सर मैं सुबह धूप सेकने लॉन में बैठी सबको आते जाते देखती रहती हूँ। कुछ दिनों से तनिषा को संभल कर सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते देख रही थी। बस उसी से अंदाजा लगाया। ओह, इसीलिए छुट्टी ले रखी है। मीना जी, आप पूरी जासूस हो, सब खोज खबर रखती हो। सुनकर सब हंसने लगे। बधाई हो बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। तनिषा, अब तुम्हें अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। कभी जरा भी तकलीफ महसूस हो तो तुरंत हम दोनों को बता देना। जी आंटी जी, वैसे भी सासू माँ आ जाएगी, 2 महीने बाद तो कोई चिंता नहीं रहेगी। माँ के आने के बाद तो सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। बड़े बुजुर्गों का अनुभव बच्चों के बहुत काम आता है। खासकर ऐसे मौकों पर एक औरत की तकलीफ औरत ही समझ सकती है। कुंदन को कुछ दिनों के लिए अचानक ऑफिशियल ट्रिप पर जाना निश्चिंत हुआ। अब कुमुद के सामने संस्कार को लाने ले जाने की दिक्कत खड़ी हो गई। कुमुद को कार ड्राइव करना नहीं आता था। कुंदन, 3-4 दिन कैसे निकलेंगे? इस समय मुझे लीव भी नहीं मिलेगी, फिर संस्कार को छोड़ने जाना मुश्किल होगा। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। आप कहे तो मॉम डैड को बुला लो। नहीं कुमुद,
किसी को भी बुलाने की जरूरत नहीं है। 3 दिन की तो बात है, अगर तुम मेरी बात मानो तो माँ के पास ही रुक जाओ। मोम जी के पास कुमुद कुछ सोचने लगी। कुमुद, माँ ने कभी तुम्हें किसी बात के लिए नहीं टोका, यह तुम भी जानती हो। जो भी कहा पापा ने कहा था, अब कहने वाला ही नहीं है तो फिर क्या सोच विचार। तुम सही में एक अच्छी माँ बनकर संस्कार को संस्कार देना चाहती हो तो तुम्हें भी उसी राह पर कदम बढ़ाना होगा। कुमुद काफी देर तक सोच विचार में बैठी रही। कुंदन ठीक ही तो कह रहे हैं, मैं ही मोम जी से दूर भागती रही। वो तो हमेशा प्यार लुटाने की कोशिश करती रही। ठीक है कुंदन, जैसा तुम कहो, मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ। ये हुई न बात। चलो फिर अभी चलते हैं, सुबह मैं वहीं से चला जाऊंगा। कुंदन ने खुश होकर कुमुद को गले से लगा लिया। रात के 9 बज रहे थे। डोरबेल की आवाज सुनकर विनीता जी चौंक गई। इस समय कहीं तनिषा को कोई तकलीफ तो नहीं? उन्होंने दरवाजा खोला तो अरे तुम दोनों, क्या हुआ, सब ठीक तो है? हाँ माँ, सब ठीक है, कुंदन ने अंदर आते हुए कहा। यह सामान, तुम लोग कहीं जा रहे हो? हाँ माँ, मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो सोचा कुमुद को व्यर्थ आने जाने की दिक्कत ना हो, यही सोचकर मैंने कुमुद को भी आपके पास छोड़ने का फैसला लिया है। मैं रुक सकती हूँ ना मोम जी? कुमुद ने पूछा। ये कोई पूछने वाली बात है कुमुद? बेटा, मैंने तो तुम्हें कभी पराया नहीं समझा। मेरे लिए तुम और कुंदन दो आंखों के समान हो। जाओ अपने कमरे में सामान रखो, मैं खाना बनाती हूँ। नहीं मोम जी, आप अकेले नहीं, मैं भी आती हूँ। कुमुद सामान रखने कमरे में गई तो देखकर चौंक गई। वो जैसा उस कमरे को छोड़कर गई थी वैसे ही व्यवस्थित था। कुंदन ने शादी के पहले कुमुद की पसंद से ही कमरे का इंटीरियर चेंज करवाया था। विनीता ने भी उनके जाने के बाद उस कमरे में कुछ नहीं बदला था। खाने के समय विनीता ने कोई भी पुरानी बात नहीं छेड़ी। वो नहीं चाहती थी कि कुमुद आगे बढ़ते हुए पीछे हो जाए। आज बहुत दिनों के बाद मेरा पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा है। मेरे लिए यही बहुत है। सुबह कुंदन के जाने के बाद कुमुद विनीता के घर के कामों में मदद करने आई तो उन्होंने रोक दिया। बेटा, तुम यह सब रहने दो, संस्कार को देखो, मैं ये सब कर लूंगी। मैं यह काम क्यों नहीं कर सकती मोम जी? कुमुद को लगा विनीता अभी भी उससे नाराज है, इसीलिए ऐसा कह रही है। बेटा, गलत मत ले जाना, 2 दिन के बाद तो सब मुझे ही करना है, बस इसीलिए, और कोई मतलब नहीं है मेरा। और वैसे भी ऑफिस की भागदौड़ में तुम्हें भी संस्कार के लिए समय कम मिलता है, तो जाओ उसके साथ समय बिताओ। जी मोम जी। कुमुद संस्कार के पास चली गई और सोचने लगी, मोम जी वैसी तो बिल्कुल नहीं है जैसा मोम कहा करती थी। कुमुद को शादी के पहले की माँ की दी हुई सीख याद आने लगी। कुमुद तो जितनी जल्दी दामाद जी को अपनी मुट्ठी में कर लेगी उतनी सुखी रहेगी। मिसेस दीक्षित बड़ी चालाक है, तुझे कभी सुखी नहीं रहने देगी। मेरी एक ही फूल सी बेटी है, मैं नहीं चाहती कि वो किसी की चाकरी करे। ध्यान रख, तू शादी किसी की चाकरी करने के लिए नहीं कर रही। शादी के बाद जल्द से जल्द अलग हो जाना, बाकी हम तुम्हारे साथ रहकर संभाल लेंगे। कुमुद ऑफिस के लिए तैयार होकर आई तो देखा विनीता पूजा कर रही है। मोम जी, चाय बना रही हूँ, आप पिएगी? हाँ बना लो बेटा, चाय के साथ नाश्ता कर लेना, बना दिया है और डाइनिंग टेबल पर टिफिन पैक करके रखा है, जाते समय लेती जाना। आइए, चाय रेडी है मोम जी। कुमुद चाय लेकर नाश्ता करने बैठ गई। हमारे कारण आपका काम बढ़ गया है ना मोम? सॉरी मोम जी, मुझे सिर्फ मोम अच्छा लगा कुमुद। मोम में अपनापन महसूस होता है। मुझे मोम जी कहकर पराया मत करो। जी मोम। मोम, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। गैरेज में किसकी क्लास का बोर्ड लगा है? कुंदन ने पिछले 2 महीने आपको पैसे नहीं भेजे, क्या इस वजह से किराए पर दे दिया है? मोम, सच में मुझे नहीं पता चला उन्होंने आपको पैसे क्यों नहीं भेजे थे। अरे नहीं कुमुद, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अब पैसे की कोई जरूरत नहीं है और ना ही वो गैरेज किराए पर दिया है। आओ तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। विनीता अपना गैरेज खोलती है तो कुमुद दंग रह गई। मोम, यह वीणा, हारमोनियम, यह कहाँ से आए और किसके हैं? पापा की गाड़ी वो कहाँ गई? यह मेरे हैं कुमुद। क्या?
कुमुद का मुंह खुला रह गया। हाँ बेटा, और गाड़ी बेकार हो रही थी तो मैंने मेरे पड़ोसी, तुम तो मिल चुकी हो तनीषा से, उन्हें इस्तेमाल के लिए दे दी। वो तो ठीक है मोम, पर यह आपके। अच्छा अभी मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ मोम, इस बारे में शाम को आराम से आपसे बात करती हूँ। कुमुद टिफिन लेकर चली गई। कुंदन घर से निकलकर सीधे विशाल के घर पहुंच गया। आओ कुंदन, कैसा चल रहा है सब? अभी तक तो भाई तेरे प्लान से सब व्यवस्थित चल रहा है, आगे देखते हैं। मैं बाहर जा रहा हूँ, जरा माँ के यहाँ चक्कर लगा लेना। आज कुमुद को माँ के पास छोड़कर तुझे बताने चला आया। ये तो बहुत अच्छा किया, भगवान करे जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हो। सच में यार, मैं भी दिल से यही चाहता हूँ, पर ये भी सच है कि धागा ज्यादा खींचो तो टूट जाता है, फिर हमेशा के लिए गांठ पड़ जाती है। माँ पर मुझे विश्वास है, वो कुमुद को अपने प्यार का एहसास करा देगी। पर कुमुद, भाभी दिल की बुरी नहीं कुंदन, बस थोड़ा समय और सब्र, फिर देखना जल्दी ही तेरा परिवार एक हो जाएगा। काश तेरी बात सच हो जाए। घर चक्कर मार लेना, मैं निकलता हूँ, फिर मिलते हैं। कुंदन के जाने के बाद विशाल मन ही मन में बोला, मुझे माफ करना कुंदन, पर मेरे ख्याल से अब कुमुद और आंटी के बीच किसी का आना ठीक नहीं। वो दोनों जितना समय साथ बिताएगी उतना ही जल्दी तेरा परिवार एक होगा। ऑफिस में खाली समय में कुमुद, मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कुछ ज्यादा ही सोचती हो, मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है। कुमुद, यह तो सिर्फ 4 दिन की चांदनी है बेटा, 2 दिन के बाद देखना, टिफिन तो क्या, वो तुझे खाना भी खुद बनाने को कहेगी। जब कहेंगी तब की तब देखेंगे मोम, वैसे भी मुझे 2 दिन रुकना है तो इतना क्या सोचना, आप बेकार ही मोम के लिए गलत सोच रही हो। ओ मोम जैसे मोम। कुमुद, मिसेज दीक्षित मीठा मीठा बोलकर तुझे अपने जाल में फंसा रही है। कोई सास अपनी बहू को टिफिन पैक करके नहीं देती, उन्हें अपना बेटा चाहिए। तू मत मान मेरी बात, ठीक है ना मोम, इस बारे में बाद में सोचेंगे, मैं अभी ऑफिस में हूँ। कुमुद ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। देखा आपने, मैंने सच कहा था आपसे, कुमुद को अकेला छोड़ेंगे तो मिसेस दीक्षित उसका फायदा उठा लेगी। क्या हुआ दमयंती, साफ साफ कहो। वही हुआ जिसका डर था। कुंदन कुछ दिनों के लिए कुमुद और हमारे संस्कार को उनके पास छोड़कर कहीं बाहर गया है। ये तो अच्छा ही हुआ ना, इसमें गलत क्या है। यहाँ से कुमुद का ऑफिस भी तो दूर है, उसे रोज ऑफिस आने जाने में तकलीफ होगी ही। पहले तो उसका ऑफिस पास ही था तो हमें बुला लिया होता। कितना समझाया कि इन सास बहू के झमेलों से दूर अपनी मनमर्जी की जिंदगी जियो, हमेशा खुश रहोगी। दिन भर बेकार की बहस होती है। कुमुद अब बच्ची नहीं है दमयंती, तुम्हारे कहने से वो 3 साल से वैसे ही रह रही है जैसा तुमने चाहा, पर माँ बनने के बाद उसमें बहुत बदलाव आ गया है। वो दूसरों की फीलिंग समझने लगी है। तुम भी उसे बच्ची समझना बंद कर दो। आप सही कहते हैं, पर फिर भी मेरा मन उसे लेकर घबराता है। कैसे वो सब कुछ मैनेज करती होगी, बहुत नाजुक है कुमुद, जरा में ही बीमार हो जाती है। सुनिए जी, जब तक कुंदन जी नहीं आते हमें उसके पास चलना चाहिए। कुंदन को अब हम लोगों के साथ रहना पसंद नहीं आता तो क्यों बार बार वहां जाना। कुमुद अब सब मैनेज करना सीख गई तो यह भी कर लेगी। मुझसे इस उम्र में बार बार इधर उधर नहीं किया जाता। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको बेटे और बहुओं की गुलामी पसंद आती है। दमयंती, तुम बहुत नसीब वाली हो, हमारे सभी बच्चे दिल के बहुत अच्छे हैं। आज रानी बनी बैठी हो, ये हमारे बेटे और बहुओं का अपनापन है। अब कुमुद भी परिवार का महत्व समझने लगी, ये तो खुशी की बात है। पता नहीं क्या सही है क्या गलत, मुझे तो कुमुद की चिंता रहती है। मिसेस दीक्षित ने उस पर बंधन लगाने शुरू कर दिए तो उसके सपनों का क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा दमयंती, इतना टेंशन लेकर क्यों ब्लड प्रेशर बढ़ा रही हो। मैं समझता हूँ तुम्हारी चिंता दमयंती, कुमुद तुम्हारी बहुत लाडली है, पर क्या तुम यह चाहोगी कि तुम्हारे कारण उसका घर टूटे। पर देखो दमयंती, मेरी बात मानो, उसकी शादी को अधिक समय नहीं हुआ और हमारे कारण उनमें खटपट शुरू हो गई। ये सब उनकी शादीशुदा जिंदगी के लिए अच्छा नहीं है।
उसे कुछ दिन अकेले छोड़ दो। ये बात तो आप सही कह रहे हैं। मैं भी कुमुद को लेकर कुछ ज्यादा ही घबराई जा रही हूँ। कुमुद और कुंदन जी के बीच में विवाद का कारण तो मैं भी नहीं बनना चाहती। तो फिर छोड़ दो ना सब। अपने पोते पोतियों में खुश रहो और बहुओं के संग खुशियां बांटो। अब जाकर जरा चाय बना लाओ। दमयंती उठकर रसोई में अपनी बहू की मदद करने लगी। संस्कार, क्या कर रहा है मेरा बच्चा? कुमुद ने घर के अंदर आते ही पूछा। संस्कार विनीता की गोद में बैठा फ्रेम में ABCD के छोटे मोटे क्यूब से नाम लिखना सीख रहा था। अब हम भी चलते हैं, मिसेस दीक्षित फिर आएंगे। कुमुद के आते ही सरिता जी और मीना जी उठते हुए बोली। अरे क्यों, बैठिए ना आंटी जी, मैं बस अभी चाय बनाकर लाती हूँ, सब साथ में पियेंगे। चाय मैं बना लेती हूँ कुमुद, तुम फ्रेश हो लो तब तक। नहीं मोम, आप बैठिए। कुमुद कमरे में चली गई। मिसेस दीक्षित, आपकी बहू व्यवहार में तो बुरी नहीं है, फिर भी आपके साथ, छोड़िए ना, आप भी क्या बात लेकर बैठ गई सरिता जी। कभी कभी समय हमारे अनुकूल नहीं रहता तो परिस्थितियां भी वैसी बनती चली जाती है। विनीता ने तुरंत बातों पर विराम लगा दिया। कुमुद चाय बनाकर ले आई थी। चाय पीकर दोनों अपने अपने घर चले गए। यह आंटी रोज आती है माँ? नहीं, सरिता जी की बहू कुछ दिनों के लिए मायके गई तो वो आजकल दिन में अकेली रहती है। मीना जी के घर में दिन में कोई नहीं रहता तो वो अक्सर यहीं आ जाती है। ओ, ये तो अच्छा ही है मोम, आपको भी कंपनी मिल जाती है। संस्कार के लिए ये गेम सरिता जी लेकर आई है, देखो कितने मजे लेकर खेल रहा है। हाँ देखा मोम, मैंने तो अभी तक सोचा ही नहीं कि इसके लिए अब ऐसे ही गेम लाने होंगे। खेल खेल में ही सही, कुछ तो सीखेगा। मैं तो उसे अभी छोटू सा बच्चा समझ रही हूँ। माँ के लिए तो बच्चे कभी बड़े होते ही नहीं है बेटा, और माँ का जीवन बच्चों के बिना अधूरा। ये बात अब तुम्हारे समझ में भी आ गई होगी। सही कहा मोम, समय भी कितनी जल्दी बीत जाता है। बस 1 साल और, फिर संस्कार का स्कूल और पढ़ाई शुरू हो जाएगी और बचपन बस्ते के बोझ तले दब जाएगा। वो भी जरूरी है बेटा। हाँ मोम, आप सही कह रही हो। मोम आप बताइए, आप सुबह क्या बता रही थी? किस बारे में कुमुद? वो वीणा, हारमोनियम, गैरेज में? ओ अच्छा, उसके बारे में। विनीता अपने संगीत के शौक के बारे में बताती है। वाओ मोम, आप तो सच में कमाल हो। कुंदन ने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि आप संगीत में भी रुचि रखती थी। उसे कभी बताया ही नहीं। पर क्यों मोम, आपने अभी तक अपना हुनर छुपा कर रखा था। परिवार की खुशियों के लिए कुमुद, कभी कभी हमें दूसरों की खुशियों के लिए कुछ त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए। पर मोम, हमारी खुशियों का क्या? ऐसा नहीं होता कुमुद। जब कोई हमें बेहद प्यार करता है तो हमें भी तो उसके प्यार का मान रखना चाहिए, है ना? जी मोम, घर में मेरे गाने से कोई समस्या नहीं थी। तीज त्योहार आते या खुशी के मौके पर सब मेरे पीछे पड़ जाते। विनीता ही गाना गाएगी। सब मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैंने सोचा मौका देखकर सबको ये बता दूंगी कि मैं संगीत में अपना करियर बनाना चाहती हूँ। फिर बताया क्यों नहीं, देवर जी को अपने साथ नौकरी करने वाली लड़की से प्यार हो गया था। थोड़ा मनाने पर माँ पिताजी माने तो एक शर्त के साथ। कैसी शर्त मोम? शर्त ये थी कि प्रज्ञा को नौकरी छोड़नी होगी, तभी वो इस रिश्ते को मंजूरी देंगे। ये तो गलत है ना मोम? हाँ, हमारे नजरिए से गलत है, पर पिताजी का कहना था कि दोनों भाई अच्छा कमा रहे हैं। उस समय पिताजी भी जॉब करते थे, तो घर की भव्य क्यों काम करे। उनका कहना था कि घर में भगवान की कृपा से लक्ष्मी जी का वास है, तो घर की लक्ष्मी घर में रहकर उन सुखों का लाभ उठाए। ये सुनकर मैं अपना शौक दबा गई। मिस्टर दीक्षित जानते थे कि मुझे गाने का बहुत शौक है। उन्होंने एक बार फिर भी कि वो इस बारे में पिताजी से बात करते हैं। पिताजी नाराज तो होंगे, पर हो सकता है कि वो मान जाए। फिर उन्होंने बात की। नहीं, मैंने ही उन्हें रोक दिया। मेरे कारण घर की शांति भंग हो, मैं ये नहीं चाहती थी। उसके बाद तो घर परिवार संभालने में कब उम्र बीत गई पता ही नहीं चला। मॉम, जब पापा सपोर्ट कर रहे थे तो फिर आपको मना नहीं करना चाहिए था। ये तो खुद के साथ नाइंसाफी हुई। आपको कभी दुख नहीं हुआ? हाँ, थोड़ा सा।
प्रज्ञा ने भी अपने प्यार की खातिर उनकी बात स्वीकार कर नौकरी छोड़ दी, घर की छोटी बहू बन गई। हम दोनों ही परिवार की छोटी-छोटी खुशियों के पल एंजॉय करने लगे। मॉम, आपके समय में नौकरी छोड़कर घर के खर्च उठाना मुश्किल न था, पर आजकल तो दोनों न कमाए तो घर चलाना मुश्किल हो जाता है। सही कहा कुमुद, बच्चों को अच्छी जिंदगी देने के लिए पति पत्नी दोनों को सम्मान सहयोग जरूरी है, तभी गृहस्थी सुखमय बनती है। मम्मा भूख लगी है। संस्कार ने आकर बातों पर विराम लगा दिया। ओ, बातों में समय का पता ही नहीं चला कि 8 बज गए। कुमुद, तुम इसे संभालो, मैं अभी दिया जलाकर जल्दी से खाना बनाती हूँ। जी मॉम, मैं अभी इसे दूध पिलाकर आपकी हेल्प करती हूँ। कुमुद संस्कार के लिए ग्लास में दूध लेकर उसे पिलाने बैठ गई। किसी को खाना बनाने की जरूरत नहीं कुमुद भाभी, मैं आपको भाभी कह सकती हूँ ना? तनिषा ने अंदर आते हुए पूछा। हाँ बिल्कुल कह सकती हो तनिषा, ये भी कोई पूछने वाली बात है। पर ये सब क्या है भाभी? मैं आंटी से तो रोज ही मिलती रहती हूँ, पर आप तो 2 दिन बाद चली जाएंगी, तो हमने सोचा क्यों ना आज हम साथ में डिनर किया जाए। आंटी आइए बैठिए, अरुण भी आ रहे हैं। ऐसी हालत में भी तुझे चैन नहीं आता तनिषा? मेरे मना करने के बावजूद भी क्यों कुछ न कुछ करती रहती हो? ये सब करने की क्या जरूरत थी? कुछ दिन तो संभल कर चलो। शांत आंटी जी, ये सब अरुण ने बाहर से ऑर्डर किया है। तनिषा मुस्कुराई। तनिषा कोई खुशखबरी है? कुमुद ने पूछा। तनिषा ने हाँ में सिर हिला दिया। भाभी अब आप भी मत गुस्सा करने लगना। तनिषा ने बच्चों जैसी शक्ल बनाई तो कुमुद जोरों से हंस पड़ी। 3 दिन बड़े अच्छे और हंसी खुशी से बीते। कुंदन आ गया और कुमुद भी अपने घर लौट गई, पर कहीं ना कहीं तनिषा और मिसेस दीक्षित के साथ बिताए पलों को मिस करने लगी थी। दिवाली पास आ रही थी। दमयंती भी कई दिनों से कुमुद से मिलने को बेचैन हो रही थी। कुमुद, तुम्हारा फोन की रिंग बज रही है, जरा देखो तो। कुंदन सेविंग करते हुए चिल्लाया। देखती हूँ, शायद मोम का ही फोन होगा। कुमुद किचन से हाथ पहुँचती हुई चली गई। दमयंती का कॉल था। कुमुद बात करने लगी। अरे नहीं नहीं मोम, इस बार पॉसिबल नहीं है। क्यों बेटा, क्यों पॉसिबल नहीं है? कुंदन जी मना कर रहे हैं। नहीं मोम, बस ऐसे ही। मैं इस बार कुछ और सोच रही थी। ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें सोचना पड़ रहा है कुमुद? कुछ बात हो गई है क्या? नहीं मोम, कोई बात नहीं हुई। मोम जी का मन है कि इस बार हम उनके साथ दिवाली मनाएं। मैं सोच रही थी कि आउच! कुमुद की बात सुनकर कुंदन का हाथ स्लिप हो गया और छोटा सा कट लग गया। क्या हुआ कुंदन? कुछ नहीं, दाढ़ी बनाते में कट लग गया। तुम बात चालू रखो। यह सुनकर कुंदन को विश्वास नहीं हो रहा था कि कुमुद अपनी माँ के यहाँ जाने से मना कर रही है। कुमुद, हम तुम्हारे बिना दिवाली, इतने सालों से हम दिवाली साथ मनाते रहे हैं, तो इस बार तुम्हारे बिना नहीं नहीं, तुम लोग यहाँ आ रहे हो बस। मोम प्लीज, मैं भाई दूज पर आती हूँ। कुमुद ने फोन रख दिया। क्या कह रही थी मोम? कुंदन चेहरा साफ करते हुए बोला। कुछ नहीं, दिवाली पर बुला रही थी तो मैंने मना कर दिया। तुमने मना क्यों कर दिया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस ऐसे ही। अब आप जल्दी से नहा लो, ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। ये तो अब सच में माँ के जैसी उलझी हुई बातें करने लगी। चलो मैं मेरा काम करूं, इसके मन का क्या कब पलट जाए, अभी तो दिवाली बहुत दूर है। मन ही मन में सोचता हुआ कुंदन उठकर नहाने चला गया। संस्कार को माँ के पास छोड़कर दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। सुनो जी, कुमुद कह रही है कि वो इस बार दिवाली पर नहीं आ पाएगी। क्यों? सब ठीक तो है? भूषण चौंक कर बोले। सब ठीक है, पर क्या? दमयंती बोलो। वो कह रही थी कि कुंदन जी इस बार अपनी माँ के साथ दिवाली मनाएंगे। कुमुद ज्यादा कुछ नहीं बोली। कुंदन जी पास ही थे शायद, पर बड़ी दुखी होगी बेचारी। बचपन से हमारे साथ ही सारे त्योहार करती आई है ना, इसीलिए। ये पहली बार है जब दीक्षित परिवार एक साथ दिवाली मनाएगा दमयंती। अगर कुमुद इस सब से सहमत है तो हमें क्या करना? ये सुनकर दमयंती कुछ नहीं बोली। दीक्षित हाउस में इस बार विनीता बड़े चाव से मठरी, गुजिया, बेसन लड्डू बना रही थी। कुंदन शाम को आया तो खुशबू लगते ही बोला, माँ गुजिया बनाई है? रसोई की ओर बढ़ा। ठहरो कुंदन,
हाथ कौन साफ करेगा? माँ, आप नहीं बदलोगी, मैं अभी आया। विनीता रसोई में जाकर प्लेट में गुजिया निकाल कर ले आई। वाओ मॉम, मैंने आज तक इतनी स्वादिष्ट गुजिया नहीं खाई, कुमुद बोली। मेरी माँ के हाथों में जादू है कुमुद। तुम लोगों के लिए ही बनाई है। तुम लोग आ रहे हो ना? हाँ मॉम, छुट्टी लगते ही हम लोग आ जाएंगे, अभी चलते हैं। कुमुद संस्कार को लेने चली गई थी, जो कमरे में सो रहा था। कुमुद के नहीं आने की खबर से दमयंती कुछ उदास सी बैठी हुई थी। क्या सोच रही हो दमयंती? कुछ नहीं। कुछ तो। मैंने कुमुद को बड़े नाजों से पाला। हमेशा डरती थी कि वो अपने नाजुक कंधों पर गृहस्थी का बोझ कैसे सहेगी, पर कुमुद को लेकर मैं गलत थी। बेटियां गिल्ली मिट्टी की तरह कब माँ बाप के साथ ससुराल के रिश्तों में रम जाती है, पता नहीं चलता। ये बात तो तुमने सही कही दमयंती। हमारी भव्य कितनी अच्छी तरह से घर संभालने लगी है। मेरी बातों में आकर कुमुद वही करती रही जो मैं कहती। मैंने ही उसे मिसेस दीक्षित से दूर रहने की सलाह दी ताकि वो आजाद जिंदगी जिए, पर अब हालात बदल गए हैं। कुमुद ने अपने कदम दीक्षित हाउस की ओर मोड़ दिए तो मुझे खुद पर शर्म आने लगी है। गलती तो मुझसे भी हुई है दमयंती। मैंने भी तो हमेशा तुम्हारी हर बात का समर्थन किया, कभी तुम्हें और बच्चों को नहीं टोका। कुंदन जी के बदलते व्यवहार ने मुझे बेटे और दामाद का अंतर समझा दिया। मैं समझी नहीं, दमयंती बोली। दमयंती, रिश्ते हैं तो थोड़ी बहुत तकरार भी होती है। अब हमारे बेटे कभी कभार किसी बात पर चिढ़कर अगर कुछ कहते हैं तो तुरंत थोड़ी देर में माफी मांगने लगते हैं। हमें गुस्सा आता है तो हम उन्हें डांट लेते हैं, पर कुंदन जी के साथ हमें हर बात का ध्यान रखना पड़ता था। सुनो जी, मैंने कुछ सोचा है। क्या? रुको, पहले बच्चों को बुला लूं। थोड़ी देर में दमयंती के दोनों बेटे रंजीत और सुजीत अपनी पत्नियों के साथ आ जाते हैं। क्या हुआ पापा? मॉम ने हमें यूं अचानक क्यों बुलाया? सब ठीक तो है? सब ठीक है बच्चों, क्या बात है? ये तो दमयंती ही बता सकती है। मॉम, बच्चों, इस बार दिवाली पर कुमुद हमारे यहाँ नहीं आ रही है। तो मैं? क्यों मॉम, वो ठीक तो है। रंजीत बीच में बात काटते हुए बोला। कुमुद ठीक है, पर इस बार वो दीक्षित हाउस में दिवाली मनाने जा रही है। क्या? रंजीत और सुजीत को सुनकर अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। हाँ, और यह फैसला कुमुद ने ही लिया है। मैं सोच रही हूँ कि इस बार लक्ष्मी पूजन के बाद हम सब दीक्षित हाउस चले। मैंने मिसेस दीक्षित के साथ बहुत गलत व्यवहार किया। उसकी माफी के लिए ये अच्छा मौका है। मॉम, हम तो आपसे हमेशा ही कहते थे कि कुमुद को कुछ समय उसके ससुराल में बिताने दो, पर आप हमेशा गलत समझ लेती थी। दमयंती की बात पर उनकी बड़ी बहू दीप्ति बोली। पुरानी बातें छोड़िए दीदी, छोटी बहू बोली। मॉम, हम जरूर चलेंगे। आप इजाजत दे तो हम कुमुद के घर ले जाने के लिए कुछ गिफ्ट्स मंगा ले। तुम लोगों को जो अच्छा लगे करो, अभी सो जाओ। लाइट भी बंद करते जाना। बिस्तर पर लेटते हुए दमयंती बोली तो भूषण मुस्कुरा दिए। कुमुद, इतनी रात को क्या कर रही हो? आओ सो जाओ। कुंदन ने आवाज लगाई। बस अभी आती हूँ। आप सो जाइए कुंदन। कुमुद कुछ देर तक कमरे में नहीं आई तो कुंदन उसे ले जाने के लिए उठकर आ गया। कुमुद कुछ गिफ्ट्स पैक कर रही थी। ये सब क्या है कुमुद? आपको मेरे बिना नींद नहीं आती कुंदन? तुम्हारी आदत जो हो गई है, बताओ ना कुमुद, ये सब क्या है और किसके लिए? तनिषा के लिए कुंदन, उसकी शादी के बाद पहली दिवाली है। दोनों कल दोपहर में अपने परिवार के साथ दिवाली मनाने जा रहे हैं। सुबह ऑफिस जाते समय उसे देती जाऊंगी, फिर तो जब वापस आएगी तभी मिलना होगा। ओके, लाओ मैं भी हेल्प करता हूँ, दोनों मिलकर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। वैसे यह सब कब खरीद लिया? ऑनलाइन मंगाया? नहीं, ये सब मॉम ने लाकर रखा था, मुझे तो ये ख्याल ही नहीं आया था। मॉम मुझसे बोली कि मैं ये ले जाकर अच्छे से पैक कर दूं और सुबह आते ही तनिषा और अरुण को गिफ्ट कर दूं तो उन्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। दोनों ही मॉम को बहुत मानते हैं और अक्सर कुछ न कुछ करते रहते हैं। माँ ही दे देती, मैंने भी यही कहा था। वो बोली अगर हम दोनों देंगे तो उन्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसी माँ की मर्जी। कुंदन कुमुद की मदद करने लगा। सुबह संस्कार को माँ के पास छोड़कर कुमुद और कुंदन
दोनों साथ में तोहफे लेकर तनीषा के यहाँ पहुंच गए। डोरबेल की आवाज सुनकर अरुण ने दरवाजा खोला। अरे आप लोग आइए, अंदर आइए, अरुण बोला। पैकिंग हो गई या हम आपकी मदद करें? कुंदन ने पूछा। नहीं, सब हो गया, तनीषा बोली। आप बैठिए कुंदन भैया, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं तनीषा, रुको, कुमुद ने टोका। क्या हुआ भाभी? कुमुद ने हाथ में लिए पैकेट्स अरुण की ओर बढ़ा दिए। इसे पकड़िए। ये सब क्या है भाभी? ये आप दोनों के लिए दिवाली के गिफ्ट्स है। अब तो दिवाली के बाद ही मिलना होगा। दोनों को पहली दिवाली की बहुत बहुत बधाई। कुमुद तनिषा को गले लगाकर बोली। अब चलते हैं, ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। चले कुमुद? जी कुंदन, चलिए। एक मिनट भाभी, तनिषा कुमुद को रोक। अरुण आप जो लाए वो तो दे दीजिए। ओह हाँ, अच्छा हुआ याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गया था। अरुण ने कुंदन और कुमुद के हाथों में अपने लाए तोहफे पकड़ा दिए। आप लोगों से हमें बहुत प्यार मिला। यह आप लोगों के लिए। यह दिवाली आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आए। थैंक यू सो मच। तुम्हारी यात्रा शुभ हो। अब हम निकलते हैं। दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। 2 दिन बाद संडे था और उसके बाद ही दिवाली की छुट्टियां भी। संडे की सुबह दोनों बालकनी में बैठे चाय पी रहे थे। कुंदन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो, क्या बात है? कुंदन, मैंने दिवाली को लेकर अपने प्लान में कुछ बदलाव किया है। बस मुझे उसी के बारे में तुमसे बात करनी है। क्या? यह सुनकर कुंदन को अपने किए किराए पर पानी फिरता दिखाई देने लगा। पर फिर भी उसने संयम से काम लेते हुए पूछा, ऐसे क्या बदलाव किए हैं कुमुद? वो मैं कहते हुए रुक गई। कुमुद, खुलकर कहो कुमुद। वैसे तुमने जो भी सोचा है उसे लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस तुम्हें खुशी मिलनी चाहिए। कुंदन ने कुमुद के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा। कुंदन मन ही मन बहुत दुखी हो रहा था। माँ कितने दिनों बाद इतनी खुश दिखाई दे रही थी कि उसके बेटे बहू उसके साथ दिवाली मनाएंगे। पर अब खैर छोड़ो, मुझे उस पर नाराज नहीं होना चाहिए। माँ से क्या कहूँगा? कुंदन सोच में डूबा हुआ था। क्या सोचने लगे कुंदन? कुछ नहीं, बस माँ के बारे में सोच रहा था। माँ बता रही थी कि संस्कार के लिए कल कपड़े खरीदने गई तो इन छोटे महाशय ने अपने कपड़े खुद पसंद किए हैं कुमुद। कुंदन ने हंसते हुए कहा। हाँ, मुझे भी बताया उन्होंने। बातें तो सुनो इसकी। मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे भी पापा जैसी गाड़ी चाहिए। मैं दादी को दाढ़ी में बिठाकर घुमाऊंगा मम्मा। दादी पूरा दिन थल में ताम तलती रहती है, संस्कार तुतलाकर बोला। अच्छा, और मम्मा पापा को? आपके पास तो दादी है ना मम्मा, आप रोज ही घूमते हो। और स्कूल कौन जाएगा? कुमुद ने पूछा। मैं और दादी, संस्कार कुमुद के गले में लटकते हुए बोला। देखा कुंदन, संस्कार मोम के घर में भाइयों के बच्चों के साथ खेलता कम रोता ज्यादा था। अब माँ के साथ बड़ी बड़ी बातें करने लगा है और अब काफी साफ बोलने लगा है। हाँ कुमुद, माँ मुझे भी कह रही थी कि संस्कार के तुतलाने की चिंता छोड़ दो। माँ बताती है कि मैं भी ऐसे ही बोलता था। संस्कार भी जल्दी ही तुतलाना बंद कर देगा। अच्छा, दिवाली का क्या प्लान है कुमुद? ओ हाँ, वो बात अधूरी रह गई। मैंने निर्णय कर लिया है कि मैं अब रोज रोज दीक्षित हाउस नहीं जाऊंगी। ओह! पर क्यों? कुछ हुआ है क्या? अरे पहले पूरी बात तो सुनो, कुमुद बोली। मैंने घर शिफ्ट करने का फैसला कर लिया है। इसके लिए मूवर्स एंड पेकर्स वालों को मैंने फोन कर दिया है। वो लोग आने घंटे में आ जाएंगे। क्या? पर इतना बड़ा फैसला करने से पहले पूछना तो चाहिए था कुमुद। कहाँ घर लिया है, लोकेशन क्या है और ऑफिस से कितनी दूर है? कुंदन अब कुछ चिढ़कर बोला। जरूर इसकी मोम ने इसके दिमाग में कोई नया फितूर भरा होगा। कुंदन मन ही मन बड़बड़ाया। इसमें पूछने वाली कोई बात नहीं लगी कुंदन, और न ही मेरे मॉम डैड को इस बारे में कुछ पता है। तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि ये मैं उनके कहने से कर रही हूँ? कुमुद ने पूछा। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस ये सोच रहा था कि पता नहीं कैसी जगह घर लिया है। मूवर्स एंड पैकर्स वाले आ गए थे, उन्होंने फटाफट सामान पैक कर दिया। सुनो,
ये एड्रेस लो और ये सामान वहाँ पहुँचाकर सेट करो, हम पीछे से आते हैं, कुमुद बोली। कुमुद ने मकान मालिक को फ़ोन कर दिया था, वो भी चाबी लेने आ गए थे। चलिए कुंदन, हमें दीक्षित हाउस जाना है। दीक्षित हाउस क्यों? पहले वहाँ चलो जहाँ सामान भेजा है। कुंदन उदास होकर बोला। चलेंगे कुंदन, पर कुछ काम है, फिर हम संस्कार को मोम के पास छोड़कर चलते हैं। हाँ ठीक है, बुझे मन से कुंदन गाड़ी ड्राइव करने लगा तो कुमुद मुस्कुरा उठी। मूवर्स एंड पैकर्स वालों को देख विनीता चौंक गई। आप लोग यहाँ, और ये किसका सामान है? जी ये इन्होंने भेजा है और कहा है सब कुछ अच्छे से सेट कर देना। एड्रेस पर लिखे नाम को देखकर विनीता चौंक गई। कुंदन दीक्षित, ये कुंदन दीक्षित ने भेजा है। विनीता खुशी से चहक कर बोली। जी अब आप बताइए कहाँ रखना है? विनीता सारा सामान सेट करवा देती है। उसकी आंखों से बार बार खुशी के आंसू छलछला उठते हैं। तभी कुंदन भी पीछे से वहां पहुंच गया। हमारा सामान जिस ट्रक से निकला, ये वही ट्रक है ना कुमुद? हाँ कुंदन, ये वही ट्रक है और ये वो घर है जहाँ मैंने रहने का फैसला कर लिया है। कुमुद मुस्कुराई। ओह थैंक यू कुमुद, थैंक यू सो मच। आज मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। कुमुद, तुमने मुझे आज दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। तुमने भी तो कुंदन अब तक वही किया जिसमें मेरी खुशी थी। हमेशा मेरी खुशियों के लिए अपने मन को मारते रहे और मैं जिंदगी की सच्ची खुशियों को छोड़कर देख दिखावे की जिंदगी को सच समझती रही। अब सारी बातें बाहर ही करोगे या दोनों अंदर भी आओगे? विनीता ने आवाज लगाई। आते हैं मोम। चलिए कुंदन। विनीता ने कुमुद को गले से लगा लिया। मुझे पता था कि कोई मुझे समझे या न समझे कुमुद, पर तुम कुछ दिन मेरे साथ रहोगी तो मुझे जरूर समझोगी। मॉम सॉरी, हमने बहुत दुख दिए हैं। कुमुद और कुंदन बोले। जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ मेरे बच्चों। हम नए सिरे से नई जिंदगी जीते हैं। कल क्या हुआ था और क्यों, ये बातें कभी इंसान को सुखी नहीं होने देती। तुम लोग मेरे पास आ गए, बस यही काफी है। मॉम, दोनों विनीता के गले लग गए। दीपों का त्योहार है आया, खुशियां ढेरों साथ है लाया। दूर अंधेरे आज हुए हैं, कटक पंथ के साफ हुए हैं। आंगन में खिलती अब कलियां, रोशन हुई जीवन की गलियां। जगमग दीप जलेंगे दिवाली, उजियारी होगी रात काली। सुख बरसे अंबर के आनन, महके मेरा ये घर आंगन। दिवाली के दिन सुबह से ही विनीता एक प्यारा सा गीत गुनगुनाते हुए लक्ष्मी पूजन की तैयारी में व्यस्त थी। मॉम मुझे भी बताइए क्या करना है? अरे कुमुद बेटा, उठ गई। एक काम करो, पहले तुम संस्कार को कुछ खिला पिला दो, तब तक बाकी तैयारी मैं करती हूँ। तुम कुंदन के साथ जाकर फूल मालाएं खरीद लाओ, फिर बाजार में भीड़ हो जाएगी। जी मॉम, मैं कुंदन को उठाती हूँ। शाम को लक्ष्मी पूजन करने के बाद कुमुद टेरेस पर दिए सजा रही थी और विनीता लॉन की बाउंड्री पर दिए रख रही थी। मीना जी और सरिता जी दोनों के घर आमने सामने थे। ये देख मीना जी सरिता से बोली। सरिता जी देखिए, आज दीक्षित हाउस की रोशनी भी खिलखिलाकर हंस रही है। सच कह रही हो मीना जी आप, कई साल बाद आज दीक्षित हाउस रोशनी से जगमगा रहा है। मिसेस दीक्षित की खुशियों को किसी की नजर न लगे। आपको पता नहीं, पर इस बदलाव की असली वजह तनीषा है सरिता जी। तनीषा? वो कैसे? फिर मीना जी बताती है कि तनीषा आते ही कुछ दिनों में मिसेस दीक्षित से घुल मिल गई थी। उससे मिसेस दीक्षित का दर्द नहीं देखा गया। वो एक दिन मेरे पास आई। मीना आंटी, आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं, क्या पूछना है? पहले आप वादा कीजिए जो भी कुछ पूछूंगी वो आप किसी से नहीं कहेंगी। ये बात आपके और मेरे बीच में रहेगी। ऐसी कौन सी बात है तनीषा? मैं दीक्षित आंटी का दुख दूर करने के लिए कुछ करना चाहती हूँ और इस काम में आपकी मदद चाहिए। मिसेस दीक्षित की जिंदगी में खुशियाँ लौट आए, हम सब भी वही चाहते हैं। बड़ी नेक महिला है, बताओ क्या करना है? आंटी मुझे अभी 4 दिन हुए हैं। ऐसे में मैं अगर आंटी से उनके बेटे का नंबर मांगती हूँ तो आंटी देने से मना कर देगी। आपके पास कुंदन जी का नंबर है तो मुझे दे दीजिए। नंबर तो है, पर क्या करना चाहती हो? कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, वरना कुमुद उसे मदद भी नहीं करने देगी।
आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आप हमें कुंदन जी के स्वभाव के बारे में बताइए। मैं और अरुण उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तनिषा, मुझे आज तक विश्वास नहीं होता कि कुंदन कभी मिसेस दीक्षित से अलग रहने चला जाएगा। मिसेस दीक्षित के आगे पीछे घूमने वाला, कोमल हृदय, मृदुभाषी कुंदन प्यार में ऐसा पागल हुआ कि माँ को भूल गया। कुंदन का स्वभाव मिसेस दीक्षित से काफी मिलता जुलता था, पर शादी के बाद क्या हुआ पता नहीं। दोनों हनीमून पर गए, फिर यहाँ आए ही नहीं। ये उसका नंबर है। थैंक यू आंटी, आप निश्चिंत रहिए। अगर कुंदन जी आज भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा आपने बताया, तो उन्हें वापस लाना मुश्किल नहीं, और अगर वापस नहीं भी आए, तो भी आंटी की मुस्कुराहट जरूर वापस लौट आएगी। ईश्वर करे ऐसा ही हो, मीना गहरी सांस लेकर बोली। उसके बाद अरुण और तनीषा दोनों कुंदन को फोन करके मिलने की इच्छा जताते हैं। आप कुंदन दीक्षित बोल रहे हैं? अरुण ने कुंदन को ऑफिस में फोन लगाकर पूछा। जी, आप कौन? मैं आपकी माँ का नया पड़ोसी हूँ। मुझे उनको लेकर आपसे कुछ गंभीर डिस्कशन करने हैं। आपकी माँ ठीक नहीं है क्या? क्या हुआ माँ को, जल्दी बताइए। कुंदन जी, ये सब बातें अगर हम आमने सामने डिस्कस करें तो क्या आप हमसे विवान कॉफी शॉप में मिलने आ सकते हैं? ठीक है, मैं अभी अपनी पत्नी को लेकर आता हूँ। नहीं कुंदन, आप अपनी पत्नी को साथ नहीं लाइए, और प्लीज इस विषय में उन्हें न बताइए। क्यों? कुंदन को ये बात अजीब लगी। कुंदन जी, आंटी को पता चलेगा तो वो हमसे नाराज हो जाएगी। हम नहीं चाहते कि उन तक ये बात पहुंचे कि हम आपसे मिले थे। मैंने आपका फोन नंबर भी किसी और से लिया है। ओ, ओके, मैं अभी 15 मिनट में पहुंचता हूँ। बस उसी एक मीटिंग ने कुंदन की आंखें खोल दी, और कुंदन अपने परिवार को एक करने के प्रयास में जुट गया। ऐसा क्या हुआ उस मीटिंग में? आपको याद है, एक दिन आप कुमुद की बुराई कर रही थी, तो मिसेस दीक्षित ने क्या कहा था? हाँ मीना जी, अच्छी तरह से याद है। उन्होंने कुमुद को कभी दोषी माना ही नहीं, वो तो कुंदन को दोषी मानती थी। जी, सही कहा आपने। उन्होंने कहा था कि अगर कुछ दिन साथ रहने के बाद कुमुद अलग होती तो उसकी गलती थी। 2 दिन में कोई किसी को क्या समझ पाएगा। कुंदन ने भावनाओं में बह कर कुमुद की यह जिद पूरी कर दी। बस यही तनीषा ने कुंदन से कहा। हाय कुंदन जी, मैं आपकी माँ का नया पड़ोसी अरुण, और ये मेरी पत्नी तनीषा। ओह हाय, आप अरुण हैं? जी बताइए, माँ को क्या हुआ? वो ठीक तो है। बेटे के बिना माँ तो जिंदा लाश के जैसी होती है। मैं आपको भैया कह सकती हूँ? तनीषा ने पूछा। भैया? कुंदन जी, हम लोग दिल्ली में नए आए हैं। आते ही मुझे आंटी ने माँ जैसा दुलार दिया कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं यहाँ नई आई हूँ। मैं भी खुद को उनकी बेटी समझने लगी, और उसी नाते आपको अपना बड़ा भाई। ओके, फिर ठीक है। कुंदन भी अब खुलता जा रहा था। वैसे मेरी माँ है ही ऐसी कि कोई भी उनसे मिले तो उनका होकर रह जाता है। फिर आपने कुमुद भाभी से ये मौका क्यों छीन लिया भैया? मतलब? कुंदन इस अचानक आए प्रश्न से चौंक गया। भैया, जो बात आप कह रहे हैं वो हमने भी महसूस की है। शायद आप कुमुद भाभी और आंटी को कुछ दिन साथ रहने का मौका देते तो आंटी यूं अकेले न जी रही होती। मैं डरता था। किस बात से? मैं सपने में भी माँ पापा को नहीं छोड़ना चाहता था, पर कुमुद में मुझे उतनी ही प्यारी थी जितने मेरे माँ पापा मुझे प्यारे थे। वो जिद पर अड़ी थी कि मेरे घर में नहीं रहेगी। मैंने उसकी बात मान ली। सोचा कुछ दिनों में कुमुद को मनाकर वापस लौट आऊंगा। फिर लौटे क्यों नहीं? पापा ये बात सहन नहीं कर पाए और इस दुनिया से चले गए। फिर किस मुंह से वापस आता? कोशिश तो की होती, कैसे करता? कुमुद माँ बनने वाली थी तो उसने अपने मॉम डैड को बुला लिया। अब कोशिश करूं भी तो कैसे करूं? भैया, अगर आप सही में आंटी के लिए फीलिंग रखते हैं तो कोई ऐसा रास्ता खोजिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तनीषा बोली। हाँ कुंदन जी, आंटी को हर घड़ी आपका इंतजार रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचते रहे और आपके पिता की तरह आंटी
नहीं, नहीं माँ को कुछ नहीं हो सकता, आप ठीक कहते हो अरुण। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि किसी को बुरा भी ना लगे और मेरा बिखरा परिवार एक हो जाए। भैया हमें एक बात और याद रखना है क्या? कुंदन ने पूछा। हमारी मीटिंग के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ये बात हमें याद रखना है, नहीं तो बना बनाया खेल बिगड़ सकता है। बस उस दिन से जो कोशिश शुरू हुई थी वो आज 8 महीने बाद सफल हो पाई है सरिता जी। सही कहा मीना जी आपने। तनिषा की कोशिश मिसेस दीक्षित के आंगन में उजाला ले आई। तभी दो गाड़ियां दीक्षित हाउस के सामने आकर रुकी। गाड़ियों को देखकर कुमुद खुशी से चहक उठी। मॉम डैड, भैया भाभी, आप सभी को हैप्पी दिवाली कहते हुए कुमुद अपनी माँ के गले लग गई। मॉम, कुमुद विनीता को आवाज लगाते हुए अंदर आई। क्या हुआ कुमुद? मॉम डैड और भैया भाभी आए हैं मॉम। अरे वाह, तो अंदर लेकर आओ उन्हें, बाहर क्यों खड़ा कर रखा है? विनीता खुद बाहर आकर सभी को अंदर आने के लिए कहती है। मिसेस दीक्षित आपको दिवाली की शुभकामनाएं। हमसे जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई है, हम दिल से उसके लिए। पुरानी बातें छोड़िए दमयंती बहन, विनीता ने बीच में ही टोका। आज खुशी का मौका है, ये लीजिए, गुजिया खाइए और दिवाली मनाएंगे। दीक्षित हाउस की खुशियां लौट आई थी। देर रात तक घर सबके हंसी ठहाकों से गूंजता रहा। विनीता मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी। कुंदन तनिषा और अरुण को फोन करके खुशखबरी दे रहा था। कुमुद इस सबसे अनजान दोनों परिवारों को साथ देखकर खुश हो रही थी। तो दोस्तों, अनुराधा चौहान जी की लिखी यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम आपके लिए ऐसी ही नई नई कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।